हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। इस चैनल में आपको आने वाले बोर्ड्स एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। खासकर आने वाले जो 10th एग्जाम्स हैं, 10th बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जो साइंस के जो भी सिलेबस हैं, उस सिलेबस के हर एक टॉपिक पर आपको एक डिटेल्ड लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे सिलेबस को एक पार्ट बाय पार्ट करके मैं अपने चैनल पर डालूं, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो और आप मेरे चैनल से काफ़ी कुछ सीख पाओ। ठीक है, इस साथ में मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊं, ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में कोई बाधा ना हो। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बनिए, मेरे साथ जुड़िए, और इसके लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी लेक्चर्स अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो। ठीक है, देखिए इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है साइंस का, मैं उसे डिस्कस करूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो 10th साइंस का जो सिलेबस है वो 80 और 20 मार्क्स में बटा हुआ है। 80 मार्क्स आपका जो है वो थ्योरी रहेगा, और 20 मार्क्स जो होगा आपका वो इंटरनल असेसमेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि 80 मार्क्स में आपको पूरे, तो 80 मार्क्स में आपके जो हैं वो कुल 5 यूनिट बटे हुए हैं, यानी कि कुल जो आपका 80 मार्क्स है वो 5 यूनिट में बांटा गया है, जिसमें से आपका जो पहला यूनिट है उस फर्स्ट यूनिट में आपको केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, और इससे कम से कम 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये काफ़ी मेजर पोर्शन है आपके सिलेबस का। दूसरा जो यूनिट है उसमें आपको वर्ल्ड ऑफ लिविंग, इससे रिलेटेड आपको 23 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। थर्ड यूनिट में आपको नेचुरल फिनोमिनन 12 मार्क्स के, इलेक्ट्रिक करंट फोर्थ यूनिट 13 मार्क्स के, और नेचुरल रिसोर्स 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कुल आप अगर इसको आप जोड़े तो टोटल आपका 80 मार्क्स होता है, और साथ में ये आपका इंटरनल इंटरनल असेसमेंट से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो कुल आपका 100 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब आपका जो ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट जो है अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो आपका यूनिट 1 है केमिकल सब्सटेंस का, ये बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन, ये आपका केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इतने चैप्टर्स में बटा हुआ है। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप देखें तो यूनिट 2 आपका जो वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, ये आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग में आपका लाइफ प्रोसेस आ जाता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आ जाता है, रिप्रोडक्शन आ जाता है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन आ जाता है। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 का पोर्शन है। इसमें आपको कुल 1 2 3 4 आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपका जो थर्ड यूनिट है वो आपका नेचुरल फिनोमिनन है। इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लोग बेसिकली इसमें हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, उसके बाद रिफ्रैक्शन के बारे में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, फिर आप फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आइज, हाँ, और काफ़ी कुछ आप ह्यूमन आइज के बारे में सीखेंगे कि हमारा आँख वर्क कैसे करता है, उसका क्या प्रिंसिपल है। उसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे, प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्ट करता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। यूनिट 4 में अगर आप बात करें तो आपका इफेक्ट ऑफ करंट आता है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी पढ़ते हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। आपका जो क्या कहते हैं, जो कंडक्टर है वो मतलब रेजिस्टेंस जो है आपके कंडक्टर पर कि किस किस गुण पर डिपेंड करता है, इसको हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक पावर के बारे में देखेंगे, और एक इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे। ठीक है, साथ में रिलेशन देखेंगे, पी वी आई एंड आर के बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है का इफेक्ट ऑफ करंट से रिलेटेड आपका ये यूनिट 4 हो गया। अगर यूनिट 4 में आप अगर दूसरा चैप्टर अगर देखें तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो सबसे पहले तो आपको आपको
इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। जब ये आपका पूरा हो जाएगा तो फिर आपको इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हम देखेंगे कि करंट के द्वारा हम लोग मैग्नेटिज्म कैसे प्रोड्यूस करते हैं। आपका उसमें फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है, अगर आप यहाँ पर देखें तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल जनरेटर है, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी है। काफ़ी सारा इसमें डिटेल्ड टॉपिक दिया गया है और काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है ये। इसके अलावा अगर आप यूनिट 5 की बात करें तो सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ हम लोग जानते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी आता कहाँ है, कहाँ से है, तो कहीं ना कहीं से तो आता होगा, तो आखिर उसका सोर्स क्या है। तो इस सोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे अगर आप बात करें तो डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी फॉसिल फ्यूल हो गया, आपका सोलर एनर्जी हो गया, बायोगैस हो गया, विंड, वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। बहुत सारा कुछ पढ़ना है, और साथ में अपने इन्वायरमेंट को भी समझेंगे कि हमारा इकोसिस्टम क्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हमारे सामने हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, और ये कैसे राइज होते हैं ये सारे प्रॉब्लम, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम। आपका ओजोन डिप्लेशन क्या है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन। यानी कि वेस्ट प्रोडक्शन, यानी जो देखिए हम लोग आदमी, देखिए इस धरती पर आदमी से ज़्यादा कचरा कोई नहीं फैलाता है। मतलब इस पूरे अर्थ पे एक ह्यूमन ही ऐसा है जो सबसे ज़्यादा कचरा प्रोड्यूस करता है। तो आज हम लोग जितना प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा हम लोग कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस कचरे को और सबसे ज़्यादा नुकसान भी हम लोग के इन्वायरमेंट को इस कचरा से ही हो रहा है। तो इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके बारे में भी हम लोग काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद अगर आप बात करें तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स जो हम लोग को दिया गया है, आप लोग जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। तो उस नेचुरल रिसोर्स को हम लोग मैनेज कैसे करें, कंजर्वेशन एंड judicious use of natural resources, forest and wildlife, coal, petroleum conservation, examples of people's participation for conservation of natural resource। ये important है इसमें कि लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये आपका पांचों, अगर इसमें अगर और एक और आप देखें तो वाटर हार्वेस्टिंग है, ये काफ़ी अच्छा है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, तो इस सब पे डिटेल मैं डिस्कस करूँगा, एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाऊँगा। आपको सारे वीडियोस मिलेंगे हर एक टॉपिक से रिलेटेड, इसमें जो भी जितने भी छोटे छोटे टॉपिक हैं सबसे रिलेटेड मिलेंगे, और काफ़ी इजी वे में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, और आज के संदर्भ में मैं आज के कंटेक्स्ट में मैं चीज़ों को जोड़ करके मैं आपको सिखा सकूँ। अब ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं आप अपने इसके, कि मैं यूनिट 1 में बात कीजिए तो आपको कुल 5 चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से केमिकल रिएक्शन आपका पहला है। आपका केमिकल रिएक्शंस हो गया, उसके बाद एसिड बेस एंड सॉल्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद आप मेटल नॉन मेटल में हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है। उसके बाद फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिकली कंपाउंड्स को हम लोग आयनिक कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड एंड कोऑर्डिनेट कंपाउंड में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली ये सब चीज़ होते कैसे हैं, और आयनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है, या कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टीज क्या है, इस सब के बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, हाँ ये अच्छा टॉपिक है। मेटलर्जिकल प्रोसेस का मतलब हो गया कि हम लोग किसी और से हम लोग मेटल को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर मेरे पास कोई पत्थर है तो हम उससे मेटल्स को कैसे निकालेंगे, इस सारा प्रोसेस हम लोग देखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। और साथ में कोडिजन एंड प्रिवेंशन भी देखेंगे, जंग लगना, कोडिजन कैसे होता है, कोडिजन ऑफ मेटल, उसे भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद अगर आप आइए तो कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड, ये बड़ा लंबा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बेसिकली केमिस्ट्री में अगर आप बात करें तो अ, अपने आसपास अगर देखो, अगर आप अपने नेचर को, तो आपको जितने भी कंपाउंड हैं, जितने भी अणु कंपाउंड हैं, उस सब में से ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देखिए कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं।
तो इसमें हम लोग बात करेंगे बेसिकली अल्कोहल्स, अल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका, फिर हेलोजन, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन्स, एल्काइंस के बारे में थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें इस चैप्टर में ना हम लोग साबुन बनाना सीखेंगे, साबुन और सर्फ बनाना सीखेंगे कि आखिर साबुन कैसे काम करता है, साबुन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर देखें तो कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें मेन है, और कार्बन के कंपाउंड में, कार्बन कंपाउंड्स में इस चैप्टर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेसिकली। और कार्बन का जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, क्यों इतना ज़्यादा वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, सब के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ना, आपका सोप एंड डिटर्जेंट हो गया, ये आपका सोप एंड डिटर्जेंट। उसके बाद अब अगले चैप्टर में अगर आए तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग के नेचर में कितना एलिमेंट पाया जाता है, उस सारे एलिमेंट को हम लोग क्यों क्लासिफाई करते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जो कि एलिमेंट को क्लासिफाई करने के लिए अपना अलग अलग लॉ दिए, जिसमें आपका डॉबरेनर्स थे, न्यूलैंड्स थे, और मेंडलीव थे, मोसले थे। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज। उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उस सब के प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका सिलेबस जो मैंने आपको काफ़ी शॉर्ट में आपको बताया। मैं इसका जो पीडीएफ है मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगा। ठीक है, तो आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आपको इस पूरे 12 के इस पूरे साल में आपको पढ़ना क्या है साइंस में। ठीक है, मैं उसके नीचे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट वगैरह है, ये सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, प्रिस्क्राइब्ड बुक। अगर आप बुक की बात करें तो आप सबके पास एनसीईआरटी तो होती ही हैं, आप एनसीईआरटी पढ़िए। इसके अलावा एसएम की बुक आती हैं, और भी बहुत सारी बुक्स हैं। देखिए, इसमें होता क्या है कि ज़्यादातर टेंथ के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि सर बुक कौन सा ले, बुक कौन सा ले, एनसीईआरटी प्रेफर करे या और भी कोई। तो एनसीईआरटी तो देखिए बेस है, वो तो है ही, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया होगा वही आएगा। तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, जितने भी टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं आप इस टॉपिक को पढ़िए, उस पर नॉलेज रखिए। जब आप किसी चीज़ को आप अच्छे से पढ़ते हैं ना, तो फिर आप खुद उससे आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, या उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा चाहे वो किसी भी बुक से हो, आप खुद सॉल्व कर लोगे। इसलिए ये कहना मतलब कि ऐसे इस तरीके से पढ़ना कि सर इस बुक से ही क्वेश्चन आता है, मैं इस बुक को ही पढ़ूंगा, तो ये गलत है। आप पढ़िए, 2-3 बुक पढ़िए। अब यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम लोग तो पहले से बच्चे मतलब कि बचपन से पढ़ रहे हैं, एक स्टैंडर्ड बुक होता है, 9th 6 7 8 9th में इस तरीके से पढ़े हैं, एक ही बुक से काम चल रहा था। तो नहीं, देखिए अब आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आप 10th में चले गए हो, उसके बाद फिर अगले साल आप 11th में जाओगे, 12 में जाओगे, तो जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगा बढ़ेगा आपका नॉलेज गेन करने का कैपेसिटी भी बढ़ता है। तो उसमें आपको एक बुक से काम चलने वाला नहीं है। आप एक ही टॉपिक को आप अलग अलग बुक्स में, अलग अलग राइटर्स के बुक में जब आप देखोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको रियल नॉलेज होगा, आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करो कि एक दो बुक, कम से कम तो 2 राइटर का बुक तो पढ़ो, एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, साथ में 1-2 बुक और पढ़ो। और मैं भी 3-4 बुक पढ़ता हूँ, पढ़ूंगा, उससे जो अच्छी अच्छी बातें रहेंगी, जो कॉन्सेप्ट रहेंगी, मैं उसे उठा करके भी मैं अपनी वीडियो में शामिल करूँगा। ठीक है, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन था, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। तो अगर आपको ये सिलेबस समझ में आया, इसे आप अच्छे से समझो और मुझे कमेंट करके बताना कि आप अगर चाहते हो इस पर एक डिटेल्ड लेक्चर मिले, तो आप मुझे कमेंट करो। और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। ओके,
बाकी मेहनत करो जी जान लगा करके, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।